हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज बताने जा रहे हैं क्लास 8 के चैप्टर 1 यानी पॉलिटी का। पॉलिटी जो कि आप लोग को स्क्रीन में दिख रहा होगा, संविधान, भारत का संविधान आज पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर 1 है भारत का संविधान। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो कि इस बुक को अनिल कुमार सलीला ने प्रकाशित किया है। ये जो बुक है, भूमिका है डॉक्टर लक्ष्मीकांत सिंघवी के द्वारा। चलिए, पहला जो है से कह रहा है कि संविधान क्यों जरूरत है। संविधान क्यों जरूरत है? तो आज दुनिया के ज्यादातर देशों के पास अपना अपना संविधान है। हमारे पूरे वर्ल्ड में यानी विश्व में जो कम से कम 192 से 95 लगभग कंट्री हैं, इसमें से हर एक के पास अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। जो कि कॉन्स्टिट्यूशन मतलब होता है संविधान। संविधान क्यों जरूरत है? क्योंकि हर एक देश के पास अपना अपना संविधान है, इसलिए हमारे देश को भी संविधान का जरूरत था। जो कि बहुत सारे लोगों ने संविधान को बनाने के लिए संघर्ष किए और आंदोलन किए। तो पहला जो है कि संविधान ही बताता है कि हमारे समाज या मूलभूत स्वरूप क्या है, हमारा समाज कैसा है और मूलभूत स्वरूप क्या है। और दूसरा नंबर में संविधान ही जो है कि तय करता है कि संविधान ही ऐसा नियम है और तय करता है जिनके द्वारा राजनेताओं के हाथों में सत्ता यानी दुरुपयोग को रोक सकता है। यदि मान लीजिए कि संविधान में इसको यदि दुरुपयोग किया जा सकता है और यदि भ्रष्टाचार हो रहा है, इसको रोकने के लिए किस चीज का प्रयोग करते हैं? तो इसको रोकने के लिए प्रयोग करते हैं संविधान का यानी कॉन्स्टिट्यूशन का उपयोग करते हैं। तीसरा कहता है कि भारतीय संविधान देश के लिए सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार देता है। का अधिकार देता है? तो समानता का। मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति को यदि दबाया जा रहा है, उस पर जुल्म किया जा रहा है, तो ऐसे कहाँ जाकर के दरवाजा खटखटाएगा? तो किसके थ्रू दरवाजा खटखटाएगा? तो संविधान के द्वारा ही मान लीजिए कि दरवाजा खटखटाएगा और वही न्याय दिलाएगा। तो कौन दिलाएगा? तो संविधान के द्वारा, उसी के थॉट से हमें न्याय मिलेगा। तो अगला जो है, मान लीजिए कि भारतीय संविधान देश के सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार देता है। तो हमें समानता का अधिकार किसके द्वारा मिलता है? तो कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई मान लीजिए कि कैसे भी तरह के जीवन यापन कर रहा है, लेकिन उसको में समानता का अधिकार देने का काम किसका है? तो कॉन्स्टिट्यूशन का है। कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान का। किसका है? संविधान का। संविधान का है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट जो है धर्म। धर्म जो है से कह रहा है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान, इन चीजों पर भेदभाव हमारे कंट्री में नहीं है। किसके थ्रू? तो संविधान के आधार पर देश के किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। किसी भी नागरिक को भेदभाव नहीं किया जा सकता। अगला है कि अंतर सामुदायिक वर्चस्व। एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय को नहीं दबाया जा सकता। तो इसमें मान लीजिए यदि किसी को दबाया जा रहा है, तो इसमें मान लीजिए कि निर्णय यदि लिया जाएगा तो किसके द्वारा लिया जाएगा? तो संविधान के द्वारा। किसके द्वारा? संविधान के द्वारा ही लिया जाएगा। अंतर सामुदायिक वर्चस्व, एक ही समुदाय के भीतर कुछ लोग दूसरे को दबा देते हैं। एक ही मान लीजिए कि एक ही तरह के व्यक्ति एक जगह रह रहे हैं और एक ही तरह के सामुदायिक लोग रह रहे हैं, तो एक दूसरा को यदि कमजोर पड़ता है तो उसको लोग जो है से दबा देते हैं। यदि दबाया जाता है तो ऐसे कानून का दरवाजा खटखटाता है और कानून जो है से किससे बन रहा है और किसका पालन करता है? तो संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करता है। उसी के थ्रू है से उसको न्याय दिलाता है। क्या दिलाता है? न्याय दिलाता है। चलिए अब चलते हैं भारतीय संविधान के द्वारा। कहता है कि भारतीय संविधान का मुख्य लक्षण क्या है? तो मुख्य लक्षण भारत को एक लोकतांत्रिक देश होना। भारत को एक लोकतांत्रिक देश होना चाहिए। सभी नागरिक को समान अधिकार प्राप्त हो, तो इसी को हम कहते हैं मुख्य लक्षण। क्या है? तो सभी नागरिक को समान अधिकार हो। मुख्य लक्षण यही होना चाहिए, नहीं कि भेदभाव होना चाहिए। दूसरा है राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए विविधता। विविधता का मतलब होता है अलग अलग, अलग अलग प्रति सम्मान दिखाई देता है। यदि विविधता है तो सम्मान जो है से एक जैसा होना चाहिए। ये नहीं कि विविधता के अनुसार जो है से अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग प्रकार का सम्मान होना चाहिए। संविधान के अनुसार हर एक व्यक्ति को एक सम्मान
देना चाहिए प्रति व्यक्ति को, यानी अगर किसी को एक तरह का सम्मान मिल रहा है, तो यदि 100 व्यक्ति हैं तो सभी को कानून के अनुसार सभी को बराबर का हक यानी सम्मान मिलना चाहिए। चलिए अगला है संघवाद। संघवाद के मतलब होता है, संघवाद का इंग्लिश में बोलते हैं फेडरलिज्म। क्या बोलते हैं? फेडरलिज्म कहते हैं। फेडरलिज्म जो है देश में एक से ज्यादा स्तर की सरकारों का होना, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। केंद्र सरकार है से पूरे देश में काम करता है और राज्य सरकार है से अपने राज्य में काम करती है। तो मत कह रहा है कि देश में काम करने का काम कौन करता है? तो केंद्र सरकार, और राज्य में किसका काम है? तो राज्य सरकार। यानी मान लीजिए कि केंद्र में काम करने का काम कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर, और राज्य में चीफ मिनिस्टर। चलिए मतभेदों को दूर करने के लिए, मतभेद को दूर करने के लिए संविधान में विभिन्न विषयों के 3 सूचियां बांट दिया गया है। कितनी सूचियां बांटा गया है? 3 सूची। पहला है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची, तीसरा है समवर्ती सूची। चलिए इन विषयों पर चर्चा करते हैं। ये विषय जो है से क्या कहता है? पहला है संघ सूची। संघ सूची में कितने विषय आते हैं? तो संघ सूची में 97, कितना आ रहा है? 97 यानी 97 विषय आते हैं। अब संघ सूची में किसका अधिकार है? तो संघ सूची में केंद्र सरकार पूरे देश के लिए नीति, पहला नंबर में नीति, दूसरा नंबर में नियम, तीसरा नंबर में कानून और चौथा नंबर में योजना, ये सारा बनाने का काम कौन करता है? तो केंद्र सरकार करता है। कौन करता है? केंद्र सरकार। नीति, नियम, कानून, योजना बनाएगी कौन? तो केंद्र सरकार। और रक्षा, मुद्रा, बैंकिंग, विदेशी मामला, ये सारे किसके अंडर में है? तो संघ सूची यानी केंद्र सरकार के अंडर में है। चलिए नेक्स्ट नंबर में आते हैं राज्य सूची। राज्य सूची के विषय कितने हैं? 66 यानी 66 है। तो राज्य सरकार जो है ज्यादा स्वायत्तता और आजादी मिलनी चाहिए। यानी पहला नंबर में शिक्षा, जो शिक्षा पहला नंबर में, दूसरा नंबर में स्वास्थ्य, तीसरा नंबर में वाणिज्य और पुलिस। ये सारे चीज किस में आता है? तो राज्य सरकार के अंडर में आता है। तो राज्य सरकार में आप लोग देखिए पहला नंबर में आजादी मिलनी चाहिए, जो कि इस सूची में पहला आता है शिक्षा, दूसरा नंबर में आता है स्वास्थ्य हेल्थ, और तीसरा नंबर में आता है वाणिज्य और अगला है पुलिस। ये सारे सब जो विषय हैं किसमें आएंगे? राज्य सूची में। चलिए तीसरा नंबर में आते हैं समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में आप लोग विषय देखिए कितना है? तो 47 यानी 47 को विषय है। कितना विषय है? 47 विषय है। कितने विषय हैं? 47। कह रहा है केंद्र और राज्य सरकारें दोनों संयुक्त रूप से फैसला ले सकते हैं। तो मान लीजिए कि समवर्ती सूची ही ऐसा सूची है जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का हक है और इसमें दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन इसमें डिफरेंस ये है, इसमें यह परला भारी किसका हो सकता है? परला भारी जो है से केंद्र सरकार के हो सकता है। यदि बेहतर कानून, यदि राज्य सरकार उस कानून को बनाने के लिए रोकती है, लेकिन फिर भी केंद्र सरकार बना देता है और राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देता है, तो केंद्र सरकार के बनाया हुआ कानून को ही माना जाएगा। तो किसको माना जाएगा? तो समवर्ती सूची को। तो समवर्ती सूची में कौन कौन आते हैं? पहला नंबर में होता है वन, यानी वन मतलब जंगल होता है। दूसरा नंबर में आता है कृषि यानी खेती, शिक्षा, किसी को गोद लेना, ये आदि चीजें हैं से इस पर यदि कानून बनाया जाए तो दोनों राज्य सरकार भी बना सकती है और केंद्र सरकार। लेकिन अहम भूमिका होता है किसका? सबसे पावरफुल माना जाएगा किसको? केंद्र सरकार को। किसको? केंद्र सरकार को। तो आप लोगों को तीनों सूचियां समझ में आ गया होगा। चलिए अगला आते हैं संसदीय शासन पद्धति। संसदीय शासन पद्धति क्या कहता है कि सरकार के सभी स्तरों पर प्रतिनिधियों का चुनाव लोग खुद करते हैं। तो संसदीय, जो संसद के अनुसार जो भी चुनाव होता है तो उसका फैसला लेने का काम लोग करते हैं। कौन लोग करते हैं? जो वोट देते हैं। तो वोट देते हैं उन्हीं लोग फैसला लेता है और अपना सरकार चुनने का काम करता है। तो कौन से पद्धति के द्वारा? तो संसदीय शासन पद्धति के द्वारा। चलिए भारत का संविधान अपने सभी वयस्क नागरिकों को वोट डालने का अधिकार देता है। हर एक व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार देता है भारत सरकार और संविधान के अनुसार। अगला है
कि सार्वभौमिक वयस्क वयस्क मताधिकार, जो कि कह रहा है कि 21 सालों से ज्यादा उम्र के सभी भारतीयों को प्रांतीय और राष्ट्रीय चुनावों में वोट देने का अधिकार था। मतलब पहले की बात कर रहा है, दोनों में, पहला है प्रांतीय, दूसरा है राष्ट्रीय, दोनों प्रांतीयों में वोट देने का अधिकार था। लेकिन आगे है कि जनता अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के सभी लोगों की सीधी भूमिका होती है। देश के सभी लोगों की, जनता को ऐसे चुनाव में भाग लेने के लिए सीधे भूमिका होती है, भाग लेने के लिए सीधे भूमिका होती है। ये प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं, जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। जवाबदेह इसलिए होते हैं क्योंकि लोग वोट देते हैं और वोट दे करके सरकार को चुनते हैं। सरकार को जब चुनते हैं तो उन लोग यदि गलत फैसला लेगा, कोई भी काम करवाएगा, तो जवाब देना होगा किसको? जनता को जवाब देना होगा। तो हर व्यक्ति खुद चुनाव भी लड़ सकता है। यहाँ जो लोकतंत्र में ऐसा नियम बनाया गया है जो कि हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है। वोट देने का अधिकार है। चलिए, शक्तियों का बांटना। अब शक्तियों का बांटना कैसे है? तो संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग है। सरकार के कितने अंग है? पहला होता है विधायिका। आप लोग विधायिका मतलब विधायक जानते होंगे, जो कि राज्य सरकार में ही चलता है, और राज्य सरकार में ही विधायिका के द्वारा मुख्यमंत्री बनते हैं, और संसदीय यानी संसद के द्वारा प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री को चुना जाता है, उसी के द्वारा होता है। जो कि प्रधानमंत्री को नियुक्त कौन करता है? तो नियुक्त करता है राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट। पहला है विधायिका, दूसरा है कार्यपालिका, तीसरा है न्यायपालिका। तो शक्ति जो, जैसे कि विधायिका के पास भी होता है पावर, और कार्यपालिका यानी कार्य जो करने वाला, जिसको एसपी डीएसपी जो आईएएस डीएम बनते हैं, वो कार्य करने का काम करते हैं। न्यायपालिका के मतलब होता है कि जो व्यक्ति गलती करता है हमारे देश में, जो कि न्यायपालिका के द्वारा उसको न्याय दिया जाता है या फिर उसको दंडित करके जेल में भेजा जाता है, ये किसके द्वारा किया जाता है? तो न्यायपालिका के द्वारा। अब एक एक पार्ट के हम लोग एक से पढ़ेंगे। पहला पढ़ते हैं विधायिका के। विधायिका में क्या कहता है? तो विधायिका जो है, विधायिका में हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। मान लीजिए कि हमारे यहाँ जो चुनाव होता है, उसमें विधायिका में कोई उम्मीदवार उठता है वोट लेने के लिए, तो उसमें निर्वाचित होते हैं और प्रतिनिधि को चुना जाता है। चलिए, अब आते हैं कार्यपालिका। कार्यपालिका जो है से कानून बनाने का काम करता है। कार्यपालिका क्या करता है? तो जो कानून लागू करने और शासन चलाने का काम किसका है? तो कार्यपालिका के। ये लोग सबसे ज्यादा पढ़ल लिखल कौन होते हैं? तो कार्यपालिका। कौन लोग होते हैं? कार्यपालिका लोग। यही सब सारा काम करते हैं हमारे देश के अंदर। तो कार्यपालिका काम है कानून बनाना और शासन चलाने का देखभाल भी करना। तो किसका है ये सारे चीज काम? कार्यपालिका के। आते हैं न्यायपालिका में। अब न्यायपालिका का काम है, न्यायपालिका यही है न्यायपालिका। न्यायालयों की व्यवस्था को न्यायपालिका कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति यदि गलती करता है तो कहाँ इसको लेकर जाया जाता है? तो न्यायपालिका में, यानी न्यायालय में लेके जाया जाता है, वहीं निर्णय लिया जाता है, वहीं निर्णय होता है। अब आते हैं मौलिक अधिकार में। मौलिक अधिकार क्या है और उनका खंडन कैसे कैसे किया जाता है, उसका अंतरात्मा क्या क्या है, उसके बारे में चलिए जानते हैं। स्वतंत्रता, समानता, शोषण के विरुद्ध, धार्मिक विरुद्ध, इन सारी चीजों को हम लोग समझेंगे किसके तहत? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार हमारे देश में हर व्यक्ति को दिया गया है। तो कैसे दिया गया है? चलिए, मौलिक अधिकार यही है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों वाला खंडन यानी भारतीय संविधान की अंतरात्मा कहलाता है। जैसे समानता का अधिकार। समानता का अधिकार का मतलब होता है कानून की नजर में सभी लोग समान हो। कानून की नजर में सभी लोग क्या हो? समान हो। और जैसे धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाता, यही है समानता का अधिकार। यदि कोई आपको दबाया जा रहा है तो किसके तहत आप कानून के पास जाइएगा? तो समानता का अधिकार।
कि हमको जो समानता का अधिकार इस संविधान के अनुसार दिया गया है, उसमें हमको जाति पर कोई व्यक्ति दबा रहा है, तो धर्म पर बोल रहा है, तो इसको इसके किसके थ्रू आप लोग जा सकते हैं कानून के बाद? समानता के अधिकार के तहत। अगला आते हैं स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का अधिकार जो है से इस अधिकार के अंतर्गत अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता, यानी स्वतंत्रता का मतलब हो गया कि नहीं कि कहीं भी आप भाषण देने लगे, ऐसा नहीं किया गया है। बस इसमें कहा गया है आपको स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब हो गया है कि अभिव्यक्ति की आजादी है, भाषण देने की स्वतंत्रता है कि आप कहीं भी खड़ा होकर के ऐसा जगह भाषण दे ताकि दूसरा व्यक्ति को तकलीफ ना हो, परेशानी ना हो, ये है स्वतंत्रता। ये नहीं कि आप कुछ भी भाषण कहीं कुछ भी बोल रहे हैं और दूसरा व्यक्ति को परेशानी हो रही है, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो कह रहा है कि सभा और संगठन बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में आने जाने और रहने का कोई भी व्यवसाय, पेश या कारोबार करने का अधिकार है। आप हमारे देश में 28 राज्य हैं, इसमें से 2-3 गो ऐसे राज्य हैं जो कि वहाँ पे आप बस नहीं सकते, लेकिन अदर जितना स्टेट है उसमें आप वहाँ हर तरीके से बस सकते हैं, रह सकते हैं, व्यवसाय खोल सकते हैं। ऐसा कौन से स्वतंत्रता का अधिकार है? तो स्वतंत्रता का अधिकार के अनुसार, इस अधिकार के अनुसार आप रह भी सकते हैं, बस भी सकते हैं, कारोबार भी चला सकते हैं। तो इसमें कानून में दिया गया है, यही है स्वतंत्रता का अधिकार। चलिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है कर रहा है मानव व्यापार। क्या कर रहा है कि मानव व्यापार। शोषण का मतलब होता है कि जबरदस्ती, कोई भी काम जबरदस्ती करवाना, उसी को कहते हैं शोषण। जैसे जबरिया श्रम और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना, ये सब का है अपराध है। और किसी को, कोई भी व्यक्ति को जबरन काम करवाना, ये भी अपराध है। यदि ऐसा आपको अगर कराया जा रहा है, इस संविधान के तहत आप कह सकते हैं कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी आपको क्या किया जा रहा है? तो जबरन कुछ करवाया जा रहा है, कोई भी काम करवाया जा रहा है, तो इसके तहत आप कानून के पास जरूर जा सकते हैं। और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आप काम जबरदस्ती नहीं करवा सकते। अगला है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार कहता है कि संविधान में कहा गया है कि धार्मिक या भाषाई, धार्मिक यानी पूजा पाठ होता है, वह उसी को धार्मिक बोला जाता है, और भाषाई माने बोलने वाला भाषा होता है। सभी अल्पसंख्यक समुदाय हैं। सभी कौन सा समुदाय है? तो अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक उसी को कहेंगे, जैसे धार्मिक या भाषाई, ये दोनों चीज में है, उसको कहेंगे क्या? अल्पसंख्यक समुदाय। अगला है धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष के मतलब होता है कि सभी को अपने धार्मिक विश्वासों एवं मान्यताओं को पूरी आजादी से मानने की छूट देता है, मानने की छूट देता है। धर्मनिरपेक्ष यानी कह रहा है कि सभी को अपने धर्म, यानी कोई भी धर्म पर आप विश्वास रखें और उसको माने और आजादी से पूजा पाठ करने का आपको हक है। तो किसके तहत? तो धर्मनिरपेक्ष के तहत। किसके तहत? धर्मनिरपेक्ष के तहत। चलिए, अब आता है मौलिक अधिकार। कौन सा अधिकार? मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार आखिर क्या है? मौलिक अधिकार क्या है? तो राज्य अधिकृत रूप से किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता। हमारे देश में या फिर राज्य में कोई भी धर्म को राजकीय धर्म नहीं माना गया है। कोई भी धर्म को राजकीय धर्म या राष्ट्रीय धर्म नहीं माना गया है, और कोई भी धर्म को अपने तरफ से नेशनलिटी यानी राष्ट्रीय नहीं माना गया है। तो संविधान सभा प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप लोग को यहाँ कंफ्यूजन थोड़ा सा हो रहा होगा, तो आप लोग क्लियर हो जाइए कि संविधान सभा के प्रारूप अध्यक्ष यदि कहता है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और अस्थायी अध्यक्ष कहता है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है फर्स्ट प्रेसिडेंट भी थे। फर्स्ट क्या थे? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के मतलब होता है राष्ट्रपति। क्या होता है? राष्ट्रपति। क्या होता है? राष्ट्रपति।
संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है? सच्चिदानंद सिन्हा। अब ध्यान से सुनिएगा कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है? सच्चिदानंद सिन्हा। अगला है कि संविधान सभा के उपाध्यक्ष हरेंद्र कुमार मुखर्जी बिट्टो कृष्णम कर्मचारी, ये क्या है? संविधान सभा के उपाध्यक्ष हैं। अगला है मूल अधिकार व प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, आप लोगों को सरदार वल्लभ भाई का स्टेचू देखने के लिए मिलेगा। कहाँ मिलेगा? तो गुजरात में। कहाँ मिलेगा? गुजरात में। संघ समिति का अध्यक्ष है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत का प्रथम प्राइम मिनिस्टर यानी जवाहरलाल नेहरू थे, प्रथम प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संविधान को सलाहकार रूप में देने वाला कौन थे? बी.एन. राव। कौन थे? बी.एन. राव। बी.एन. राव। ये चैप्टर होता है आप लोगों को समाप्त। अब नेक्स्ट चैप्टर के लिए आप लोग इसी टाइम आप लोग क्लास में ज्वाइन हो जाइएगा। आज का क्लास यहीं तक। जय हिंद।